हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधे के बारे में। आज हम बात करेंगे मेरे गार्डन का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जिसको ग्रो करना बहुत ही आसान है और जिसको मैंने जैसे जैसे ग्रो किए, मतलब जिस टिप्स को फॉलो करके मैंने उसको ग्रो की हैं और उससे ढेर सारे फूल मुझे मिल रहे हैं, तो उन्हीं टिप्स को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी उसको कि बीज से लेकर फूल आने तक हमने उसमें क्या क्या किया जिससे कि उसमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है। और उसका नाम है आइस प्लांट। आइस प्लांट को सर्दियों में ज़्यादातर ग्रो किया जा सकता है, बट उसकी थोड़ी सी केयर की जाए तो हम उससे मार्च अप्रैल तक अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जिसके फूल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर आप अपने गार्डन में इसको ऐड करते हैं, लगाते हैं, तो इसकी केयर करना, इसके पौधों की केयर करना जितना आसान होता है उतना ही डिफ़िकल्ट होता है इसके फूलों की, क्योंकि थोड़े से फूल इसके टच करने से ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसके फूल बहुत ही नाजुक होते हैं बट उतने ही खूबसूरत लगते हैं, उतने ही प्यारे लगते हैं। ये बहुत सारे कलर्स में खिलते हैं, रेड कलर में खिलते हैं, वाइट कलर में, बट मेरे गार्डन में जो है वो वाइट कलर का है और रेड कलर का है। रेड और वाइट जो है वो थोड़ा सा बाद में खिला हुआ है, तो उसको भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। बट ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरा जो पॉट है वो पूरा पिंक कलर के फूलों से भरा हुआ है। वो भी दो शेड में है, पिंक में, एक डार्क पिंक में है और एक लाइट पिंक में खिला हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको हमने सीड से ग्रो करा था, तो उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि हम उसको सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसको कौन सी खाद देनी है, और भी जितनी मैंने केयर करी है इतने सारे फूल पाने के लिए, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें इसको सीड से ग्रो करना है या फिर हम इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इसको हमें सीड से ही ग्रो करना रहता है। अगर आप चाहें तो इसकी सैपलिंग्स नर्सरी से लेकर के भी आ सकते हैं, उससे भी आप लगा सकते हैं, बट ज़्यादातर आप सीड से अगर ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो इसकी स्टेम होती है वो बहुत ही हल्की होती है, इधर उधर मुड़ जाती है। तो अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो बहुत ही इजी होगा आपको इसको लगाने में भी, ट्रांसप्लांट करने में भी। तो इसके सीड्स को लगाने का जो सही समय होता है वो आप सर्दियों में कभी भी इसको लगा सकते हैं, मतलब कि सितंबर से लेकर के आप सर्दियों में कभी भी इसको लगा सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक सर्दियों वाला प्लांट होता है, मतलब सर्दियों में ही ज़्यादातर फ्लावरिंग करता है, बट मैंने थोड़ा लेट कर दिया था इसको लगाने में, तो इसीलिए ये लेट तक फ्लावरिंग कर रहा है, मतलब स्प्रिंग सीजन में ये फ्लावरिंग कर रहा है। आज मार्च का 9 तारीख है और ये 9 तारीख भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से पूरा गमला फूलों से भरा हुआ है। तो इसके सीड्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सितंबर से लेकर आप कभी भी इसके सीड्स को लगा सकते हैं। और ये जो फूल आते हैं ये बस धूप में ही खिले रहते हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले ये जान लेते हैं कि हमें इसके सीड्स को कैसे ग्रो करना है। तो सीड्स को आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का इक्वल रेशियो रख करके या फिर गोबर की खाद मिला करके उसमें ग्रो कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इसके सीड्स बहुत ही छोटे साइज में होते हैं, तो मेरी माने तो आप कोकोपीट में ही इसको ग्रो करें। मिट्टी में अगर ग्रो करेंगे आप तो ज़्यादातर इसके बीज खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कोशिश करें, अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप कोकोपीट में ही इसको ग्रो करें, बहुत ही ईजिली ये ग्रो हो जाते हैं। और जो इसके स्टेम होते हैं जो बहुत ही हल्के होते हैं, तो जब आप इसको सीड्स को लगाएं और सीड जब जर्मिनेट हो तब इसको थोड़ा ध्यान देने वाला काम होता है, क्योंकि बहुत ही इसके जो स्टेम होते हैं बहुत ही हल्के, बहुत ही लाइट वेट होते हैं, जल्दी से मुड़ जाते हैं इधर उधर, तो इनको ध्यान देने वाली चीज़ ये होती है। तो इनको आप जब तक इसमें 2-3 ट्रू लीव्स ना निकल जाएं तब तक आपके इसको ट्रांसप्लांट नहीं करना है। जब आप देखें कि इसमें 2-3 ट्रू लीव्स निकल चुकी हैं, छोटा सा पौधा थोड़ा सा बड़ा साइज का हो चुका है, तब आप इसको दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए पॉट कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉट आप देख सकते हैं कि ये मेरे टोकरी वाले, जो छेद वाली टोकरी होती है, ये मिनिमम 5 से 6 इंच के हाइट वाला ये टोकरी है, इससे कम ही होगा, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसी में मैंने लगाए हैं और आप देख सकते हैं रिजल्ट कि पूरा ये जो टोकरी है पूरा फूलों से भरा हुआ है। तो आइस प्लांट को लगाने के लिए किसी भी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
है, बस उसकी चौड़ाई आप जितनी रखेंगे पौधा उतना ही फैलेगा और उतनी ही आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो आप इसको चौड़ाई वाले पॉट में लगाएं तो और भी खूबसूरती से इनके फ्लावर्स खिलेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा मेरा टोकरी फूलों से भरा हुआ है। तो ये फैलने वाले प्लांट है, मतलब पूरा फैल के ये फ्लावरिंग करते हैं। तो आप इसको कम गहराई वाले पॉट में लगाएंगे तो चलेगा। आप मेरी तरह इस छोटी सी टोकरी में भी लगा सकते हैं, किसी बड़े कम गहराई वाले ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। आइस प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी आपको वेल ड्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मतलब कि इसमें रेत ज़रूर मिलाएं। अगर आपकी मिट्टी बहुत ही रेतीली है तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वहाँ जो मिट्टी मिलती है वो चिकनी मिट्टी जैसी होती है, तो इसलिए हम हर मिट्टी में कोई भी प्लांट लगाते हैं तो वेल ड्रेनिंग मिट्टी बनाने के लिए उसमें रेत ज़रूर मिलाते हैं। तो आप भी अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें रेत ज़रूर मिलाइए, क्योंकि वेल ड्रेनिंग मिट्टी होनी चाहिए ज़्यादा। ये अगर इसमें पानी रुकेगा तो ये पौधा ख़राब हो सकता है। और जो इसके स्टेम होते हैं वो, जैसे इसका नाम है आइस प्लांट, वैसे ही इसके जो स्टेम होते हैं उस पे जैसे लगता है कि आइस पड़ा हुआ है, आइस गिरा हुआ है, तो इस तरह के स्टेम इसके होते हैं। तो इसको लगाने के लिए वेल ड्रेनिंग मिट्टी का यूज़ करें और उसमें 20 से 25 के करीब 25% के करीब आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं और अच्छी मात्रा में मिलाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 या 30% के करीब आपको गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाना है, क्योंकि उसके बाद से जब पौधा आपने ट्रांसप्लांट कर दिया उसके बाद से आपको कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अदर लोगों से सुना होगा कि इसको टाइम टू टाइम खाद देना है, तो वो सब मैं दूसरों का नहीं मैं बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में फ्लावरिंग आइस प्लांट की, तो मैंने उसके बाद जब मिट्टी बनाई उसी में मैंने 20% के करीब खाद मिला दी थी। उसके बाद से मैंने कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र, कोई भी खाद नहीं दी, कोई भी सरसों की खली, कोई भी बनाना फील फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं दिया। जस्ट ऐसे ही ग्रो होने दिया और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। जब टाइम होगा फ्लावर्स आने का तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, बहुत अच्छे से खिलेंगे। तो ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मिट्टी में अच्छा खासा फर्टिलाइज़र मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ज़रूर मिलाइए। और फंगस वगैरह ना लगे इसके लिए आप इसमें नीम खली की मात्रा कुछ ज़रूर मिलाइए। हर मिट्टी में मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हल्दी की भी 1 चम्मच के करीब हल्दी की भी डाल सकती हैं, वो उतना ही काम करेगा। या फिर आप नीम की पत्तियाँ भी कुछ डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद से आपको पौधे को बहुत ही अच्छे से ट्रांसप्लांट कर देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके स्टेम बहुत ही हल्के होते हैं, इधर उधर झुकने लगते हैं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसको ट्रांसप्लांट कर देना रहता है। पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद 2-3 दिन के लिए आपको इसको छाया वाली जगह पे रखना रहता है, क्योंकि जगह चेंज हुई रहती है पौधे की, तो थोड़ा इनके मरने के चांसेस तभी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जब भी आप पौधे को ट्रांसप्लांट करें तो 2-3 दिन के लिए आपको शेडेड एरिया में रखना है। फिर इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको फुल सनलाइट, पूरे दिन की धूप मिलती हो। आइस प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसके पौधों को भी धूप चाहिए होती है और फूलों को भी। अगर आप इसके फूलों को सुबह के टाइम पे देखेंगे तो एकदम से जैसे ही शाम होती है फूल एकदम से सिकुड़ जाते हैं, और जब तक इन्हें धूप नहीं मिलता, चाहे क्यों ना सुबह हो जाए, सुबह में भी जब तक इस पे धूप नहीं पड़ती है ये फ्लावर्स नहीं खिलते हैं, ऐसे ही सिकुड़े रहते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं पूरे धूप में इसका जो वीडियो है मैं बना रही हूँ। अदरवाइज अगर सुबह के टाइम पे, सुबह 10 बजे 11 बजे अगर मेरी छत पे धूप नहीं आई रहती है तब भी ये फूल खुलते नहीं है, मतलब खिलते बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अपने में सिकुड़े रहते हैं। जब तक इस पे धूप नहीं पड़ेगी ये जो फूल है वो ओपन नहीं होंगे, ऐसे खिलेंगे नहीं। और जैसे ही 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब मेरे छत पर से धूप चली जाती है ये बिल्कुल उसी तरह से सिकुड़ जाते हैं। चाहे दिन हो, मतलब शाम अभी थोड़ी सी बाकी रहती है होनी, तभी ये फूल सारे सिकुड़ जाते हैं। तो इनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको पूरे दिन की सनलाइट मिलती हो। ऐसी जगह पे बिल्कुल ना रखें जहाँ पे इसको कम धूप मिलती हो, क्योंकि ये पौधा ही ऐसा है जिसको पूरे दिन की प्रॉपर धूप चाहिए ही चाहिए। पौधे को लगाने के बाद आपको एक काम जो ज़रूर करना होता है वो है पौधे की गुड़ाई करना। ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है पूरे अंदर तक इसकी गुड़ाई करनी है। पौधे के लगाने के, ट्रांसप्लांट करने के 2 हफ्ते बाद या फिर 1 हफ्ते बाद अगर आपके पास टाइम है, पॉसिबल है, तो 1 हफ्ते बाद ही हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि जैसा मैंने बताया इसकी जड़ें काफ़ी गहराई में नहीं रहती हैं और काफ़ी मोटी भी नहीं रहती हैं कि ये जो आप किसी टूल से अगर आप इसकी गुड़ाई
गुड़ाई कर रहे हैं तो वो सहन कर सके। तो इसलिए बहुत ही लाइट वेट तरीके से आप एकदम से इसकी पौधों के आसपास गुड़ाई करना है, ज़्यादा जड़ों के पास नहीं जाना है। बहुत ही छोटी जड़ वाला ये पौधा होता है और बहुत ही ईजिली मर जाता है। जितना हम कम केयर में इसको ग्रो करते हैं उतनी जल्दी ये मर भी जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप इसकी पौधों की गुड़ाई करने के बाद आपको कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें नहीं देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने आप ही जब इनका टाइम हो जाएगा 1.5 से 2 महीने ट्रांसप्लांट करने के बाद ये अपने आप ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब एक बार फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है फिर तो वो बंद नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम पूरी सनलाइट में रखते तो हैं, तो इसे पानी कितना देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया ये अपने नाम की तरह ही है, आइस प्लांट जैसा इसका नाम है वैसे इसके स्टेम भी एकदम से जैसे लगते हैं कि हमेशा गीले गीले से, हमेशा उस पर बर्फ़ पड़ी हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको भी पानी की ज़रूरत होती है बट उतना नहीं जैसे अदर पौधों को होता है। तो इसके जो मिट्टी है वो करीब 1 से 2 इंच तक सूख जाए तभी आपको इसको पानी देना, और पानी नीचे से देना है। नीचे से मतलब ये है कि इसके पौधों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज़ ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि इसका जो पानी देना है इस पौधे को वो नीचे से देना है, मिट्टी में ही जाए, और ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। आप हफ्ते में 1 बार भी दे सकते हैं। पूरी तरह से मिट्टी सूख जाएगी तब भी पौधे को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके स्टेम पे ऑलरेडी पानी भरा रहता है। अगर आप इसकी पत्तियों को छू कर देखेंगे, तोड़ेंगे आप पत्तियों को तो लगेगा आपके हाथ में कुछ पानी जैसा लग रहा है। तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप बहुत तेज़ धूप में इसको रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपके वहाँ धूप गर्मी होती है, तब ये पौधे को पानी की ज़रूरत होती है, तब आप 1 से 2 दिन में ज़रूर इसको पानी दें। बट ऐसा नहीं है कि इसकी मिट्टी गीली है और भर भर के आप लगातार इसमें पानी देते रहें, तब ये पौधे मर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी जड़ें बहुत ही छोटी, बहुत ही हल्की होती हैं, जो बहुत ही जल्दी गल जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने नहीं डाला है, बट आप बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग चाहते हैं, इसकी एज कंप्लीट करने से पहले चाहते हैं कि इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाए, तब आप इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, या उपले के जो खाद होती है, उपले का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो उसको बना करके आप डाल सकते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा जल्दी फ्लावरिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रांसप्लांट करने के दूसरे दिन बाद ही आप भर भर के इसमें फर्टिलाइज़र दें और फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी चीज़ के लिए ओवरडोज बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अगर किसी भी पौधों को आप ओवर फर्टिलाइज़ करते हैं तो वो भी सही नहीं होता है, और अगर बिल्कुल भी नहीं देते हैं तो वो भी सही नहीं होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वो भी कब, जब मिट्टी एकदम से सूखी हो और उसकी गुड़ाई करके तब आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद से 2 दिन तक आपको उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि फर्टिलाइज़र देने के दूसरे दिन बाद ही मिट्टी गीली हो और फिर से आप उसको भर भर के पानी दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फर्टिलाइज़र देने के 2-3 दिन बाद जब आपको लगे कि ऊपर की जो लेयर है वो पूरी तरह से सूख चुकी है, तब आप उसको थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर से गुड़ाई करके, क्योंकि जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र वो ऊपर एक लेयर के जैसे बना लेता है, तो उसको हटाने के लिए, उसको मिट्टी में मिलाने के लिए हल्का हल्का ऊपर से आप गुड़ाई करके उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। फिर जब मिट्टी सूख जाए तब आप उसको नेक्स्ट टाइम पानी दे सकते हैं। आइस प्लांट में ज़्यादातर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, फंगस वगैरह नहीं लगते हैं, तो इसलिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पौधे में कीड़े लग रहे हैं तो आप, जैसा मैंने बहुत बार बताया कि नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं। 5 ml के करीब आप 1 लीटर पानी में नीम ऑयल मिला करके अच्छी तरह से सेक करके उसका स्प्रे इस पर कर सकते हैं। अगर ये नीम ऑयल का जो स्प्रे है वो पौधे को कोई बेनिफिट नहीं देगा तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा। तो अगर आपको डर है कि आपके पौधों में फंगस वगैरह या फिर कोई भी एफिड्स का अटैक हो सकता है, तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि जो मेन पॉइंट है, जो ज़्यादातर लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है, क्या आइस प्लांट ऐसे ही लगातार फ्लावरिंग करता ही रहेगा जब तक कि सर्दियों का मौसम रहेगा, यानी स्प्रिंग सीजन के लास्ट तक फ्लावरिंग?
तो जी हाँ, ये फ्लावरिंग करता ही रहेगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आइस प्लांट में या फिर किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग के लिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो है कि जो स्पेंट फ्लावर्स हो उनको निकालना, टाइम टू टाइम उनको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्पेंट फ्लावर को नहीं निकालते हैं तो वो सीड्स बनाने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। और इसके जो फूल आते हैं, जो आइस प्लांट के फूल आते हैं, वो बस 2 से 3 दिन तक ही खिले रहते हैं। उसके बाद से वो फिर से मुरझा जाते हैं और ऐसे मुरझाते हैं पौधे में पता ही नहीं चलता। तो आपको उसको ढूंढ के आपको उसको तोड़ के निकाल देना है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं तोड़ते हैं तो वो सीड्स बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए आप स्पेंट फूलों को ज़रूर हटाइए। अगर आप उसको नहीं हटाते हैं तब आप फ्लावरिंग कम पा सकते हैं। और जितना ही आप स्पेंट फूलों को हटाएंगे उतना ही उसमें से मैंने देखा है कि साइड साइड से ब्रांचेस निकलती ही रहती हैं लगातार। तो इसलिए ये काम आप ज़रूर करिए, स्पेंट फूलों को ज़रूर हटाइए। अगर आप आइस प्लांट में लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं, जैसा कि आप मेरे पॉट में दे सकते हैं कि भर भर के इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो अगर आप ऐसे फ्लावरिंग चाहते हैं तो स्पेंट फूलों को ज़रूर हटाएं, क्योंकि इसकी जो जहाँ से फ्लावर्स निकलती हैं वो एक स्टिक के जैसे होती हैं। तो नीचे से आपको कट करना है। अगर आप नीचे से नहीं कट करते हैं तो साइड साइड से ब्रांचेस नहीं निकलेंगे। और अगर नीचे से आप इसके जो स्पेंट फ्लावर हैं उसको नीचे से कट कर देते हैं जो स्टिक के जैसा है, तब आप देखेंगे कि साइड साइड से ब्रांचेस भी निकलेंगी और ढेर सारी कलियां भी इस पे लगातार बनती रहती हैं। और पौधे में जब लगातार कलियां बनेंगी तो फ्लावर्स भी खिलेंगे ही और पौधे की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पौधा बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जड़ें बहुत ही छोटी होती हैं, तो उसी हिसाब से पौधा भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आप एक छोटे से पॉट में, चौड़ाई वाले पॉट में, जैसा कि मैंने बताया कि इसको ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती है, आप चौड़ाई वाले पॉट में 5 से 6 पौधे आराम से लगा सकते हैं। आप जितने भी देख सकते हैं मेरे जो मैंने टोकरी वाले पॉट में लगाए हैं, इसमें कम से कम मैंने 5 से 6 पौधे हर एक टोकरी में लगाए हैं। दो पॉट्स में मैंने इस आइस प्लांट को लगाए हैं और दोनों में मैंने 5 से 6 प्लांट लगाए हैं, जो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो हुए हैं। जो इनके प्लांट्स होते हैं, आइस प्लांट्स जो होते हैं, वो पूरा फैलते हैं, तो एक ही गुच्छे गुच्छे से जैसे इनके जो स्टेम है वो निकलते हैं और उसी गुच्छे में से कलियां निकलती हैं और फ्लावर्स आते हैं। तो किसी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। छोटे से पॉट में 5-6 पौधे आप आराम से लगा सकते हैं। आपको पॉट्स भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके वहाँ अगर खाली टोकरी भी पड़ी है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली से ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। हमारे गार्डन में स्प्रिंग सीजन तक यानी मार्च अप्रैल तक ऐसे ही फ्लावरिंग करते रहेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मेरे गार्डन में 3 तरह के फूल खिले हैं, तो ये आप देख सकते हैं पिंक वाले तो बहुत सारे खिले हुए हैं, बट एक इसमें वाइट कलर के अभी 2 फ्लावर्स खिले हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जो इसमें मेंशन था वो बहुत सारे कलर्स में था, बट मुझे उतना मिला नहीं है। ये जितना भी मैंने ग्रो करा है, जो भी आप देख सकते हैं आइस प्लांट, इसके सीड्स मैं बताना भूल गई आपको कि ये मैंने मीशो सीड से जो 45 फ्लावर ऑफ सीड्स मैंने खरीदे थे वो उसी में से मुझे मिले थे और उसी कॉम्बो पैक में ये था, और तो वो उसी में से मैंने ग्रो किया है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्लावर्स खिले हैं। जितने भी मैंने अपने गार्डनिंग की शुरुआत जो मैंने करी है वो मीशो सीड्स से ही करी है और बहुत ही खूबसूरती से सारे सीड्स जर्मिनेट हुए और सारे फ्लावरिंग कर रहे हैं। मेरा गार्डन इस टाइम फूलों से भरा हुआ है और फूलों की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।